हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 4 करने वाले हैं। ये वीडियो बेसिकली मैंने 1 से 2 बार रिकॉर्ड किया, बट वो बार बार पता नहीं उसमें साउंड ही नहीं आ रहा है। कभी वीडियो पूरा रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था, तो फिर मुझे पीसी पे रिकॉर्ड करना पड़ा। तो इसमें मैंने पहले सारे जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करने टाइम जो लिखा है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले से लिख के रख दिया हूँ कि मुझे समझाने में आसानी पड़े और वीडियो थोड़ा छोटा बने। ठीक है, तो बेसिकली हम द मुग़ल एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं। और मुग़ल एम्पायर को बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला चीज़ों पर चलेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में। हमने पिछला चैप्टर तो हमारा था दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में हमने देखा था 300 सालों का पूरे टाइम पीरियड को देखा था। 1206 से लेके 1526 तक गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था, लोधी वंश था। हमने सब कुछ देखा था अच्छे तरीके से। लास्ट में जो लोधी वंश होता है, बाबर एक ध्यान रखिए, बाबर जो फरगना का रहने वाला था। फरगना ट्रांक्सियाना में है, उज्बेकिस्तान, जो आज हम जानते हैं उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो फरगना एक जगह था जो ट्रांक्सियाना, पहले पुराना नाम टॉक्सियाना था उज्बेकिस्तान का, तो वहीं का बाबर है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टॉक्सियाना में पता होना चाहिए कि आपको मंगोलों का वर्चस्व था, मंगोलों का। तो मंगोल के बारे में मैंने बताया था किस तरह से मंगोल को अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने किस तरह से डिफेंस किया था, मैंने उस चीज़ को समझाया था। तो बाबर एक्चुअली फरगना का शासक बनता है। उसके बाद बाबर को वहाँ से फिर जब मंगोलों ने वहाँ से भगा दिया, जब फरगना का जैसे जैसे ही फरगना का शासक बनता है तो वहाँ से भगा दिया गया। फिर वहाँ से वो आता है, इंडिया की तरफ आता है। और बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है, ध्यान रखिएगा 1526 में। इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का वो अंतिम शासक भी है और लोदी वंश का भी अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से लड़ता है युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध वो जीत जाता है। इस तरह से बाबर इंडिया में मुगल वंश की स्थापना करता है। ध्यान रखिएगा, ये कुछ ऐसे क्रम है इंपॉर्टेंट जो एकदम कंटिन्यूअस है, इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस है हमारे औरंगजेब तक के। बादशाह मैंने ट्रिक बनाया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आपको याद रखने हैं। ठीक है, 1526 से लेके 1707 के बीच में जितने भी शासक रहे हैं वो सारे आपके कंटिन्यूअस हैं और बहुत बार ये क्रम वाइज सवाल पूछा गया है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। Ruling as a large a territory as Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Age। कह रहा भैया कि मध्यकाल में भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर एक शासन करना किसी भी शासन के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग तरह के संस्कृतियों के लोग रह रहे हैं, विविधताएं भरी पड़ी हैं। तो यहाँ पे शासन कर पाना बहुत ही कठिन था मिडिल एज के टाइम। ठीक है, नीचे आप देखिएगा, क्वाइट इन कॉन्टेस्ट टू देयर प्रीडिसेसर, मतलब कह रहा है द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर एंड अकम्प्लिश व्हाट हैड हिटरतो सीम पॉसिबल फॉर द ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये बोला जा रहा है कि जो अब तक इनके पूर्ववर्ती शासक नहीं कर पाए थे, मुगलों ने वह काम को कर पाया। मुगलों ने एक पूरे साम्राज्य की स्थापना कर दी इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो अभी तक हमने देखा था कि जितने भी शासक ने हालांकि बहुत एरिया को कवर कर पाया था, लेकिन कुछ ही शॉर्ट पीरियड, लेकिन इसने पूरे एरिया में पूरे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इन्होंने अपना साम्राज्य का स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, लेटर हाफ मतलब 1550 के बाद की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने अपने किंगडम को आगरा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक फैलाया। ठीक है, बट आगे हम देखते हैं अंटिल द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक के ये पूरे ऑल सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर कर लेता है। ठीक है, पूरे ऑल सब कॉन्टिनेंट मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर अंडर द मुगल किंगडम। ध्यान रखिएगा, they imposed a structure of administration and idea of governance that outlasted their rule। उन्होंने जिस तरह के प्रशासनिक चीज़ों को, जिस तरह से शासन चलाने वाले चीज़ों को लागू किया, अपने प्रशासन का ढांचा हो गया या शासन संबंधी जो भी विचार हो गए, जो उन्होंने लागू किया, वो जो मुगल साम्राज्य के पतन होने के बाद भी वो चीज़ टिके रहे। हर जो उसके बाद जितने भी शासक आए उन चीज़ों को फॉलो किया कि जिन्होंने मुगलों ने जिस तरह से प्रशासन को चलाया, उसको मुगल वंश के बाद जितने भी शासक आए उस चीज़ को फॉलो किया गया। समझ रहे बातों को? चलिए, ये है जो प्राइम मिनिस्टर आज इंडिया का जो एड्रेस करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसके बारे में बता रहा है। इंडिपेंडेंस डे के दिन
वो होता है रेड फोर्ट को, लाल किला। जो लाल किला कहीं ना कहीं मुगलों का एक रेसिडेंस रहा, ठीक है। मुगलों का रेसिडेंस मतलब कि मुगल वहाँ पे कहने का मतलब मुगलों का जो भी राजावर हैं उन्होंने लाल किला में ही अपना कहने का मतलब रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मुगल जो लाल किला आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं मुगलों का एक रेसिडेंस था, ठीक है, क्या था, निवास स्थान था। आगे चलते हैं हम लोग। हु वेर द मुगल्स, मुगल कौन थे। आपसे पूछ रहा है कि मुगल कौन थे भाई, आखिर ये मुगल नाम क्यों पड़ा। देखिए मुगल जो नाम पड़ा ना, तो मुगल के पीछे दो वंशज का हाथ है, मतलब कहने का मतलब कि दो वंशज से कनेक्ट कर सकते हैं मुगलों को। पहला वंश आपको देखने को मिलता है मंगोल, ठीक है। सेकंड देखने को मिलता है तैमूर। तो मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट लिनियज, दो वंशावली से मुगलों को जोड़ते हैं हम लोग। एक अगर उनकी माता के साइड से, अगर बाबर की माँ को देखें तो वो थी मंगोल, कहने का मतलब कि मंगोल समुदाय से, ठीक है, मंगोल वंश से थी। तो और सेकंड में उस पापा के बाबर के पिताजी के अगर साइड से देखते हैं तो वो थे तैमूर खानदान के। तैमूर जो ईरान वंश में, तैमूर लंग आपको पता हो, ये ईरान वंश में ये शासन कर रहा था। तो चंगेज खान जो कि मंगोलों का नेता था, चंगेज खान के वंशज से इनकी माता बिलोंग करती थी। तो ध्यान रखिएगा, जो मंगोल था जिन्होंने सेंट्रल एशिया और चाइना के ऊपर शासन किया था, और अगर हम तैमूर को देख लें तो ईरान, इराक और तुर्की के ऊपर शासन किया था। लेकिन जो मुगल थे ना, ध्यान रखें, मुगल के बारे में आप चीज़ें समझिएगा, ये नहीं चाहते थे कि हमें लोग मुगल या मंगोल बोले। क्यों भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम था कि ये अपने आप को मुगल कहलाने में इनको दिक्कत हो रहा था। इसलिए कि चंगेज खान इतना ज्यादा नरसंहार किया था, इतना ज्यादा मतलब निर्दोष लोगों को मारा था। मतलब चंगेज खान का जब भी नाम लिया था ना, तो एक तरह से एकदम क्रूरता के मामले में, एक तरह से बहुत ज्यादा नरसंहार करने वाला व्यक्ति के रूप में उन्हें माना जाता। तो ये चाहता था कि हम उस खानदान से अपने आप को नहीं जोड़े जो खानदान नरसंहार करता है, इस तरह के गलत काम में करता है। तो ये तरह की चीजों को इसलिए अपने आप को मुगल कहलाना या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते। तो क्या कहलाना पसंद करेंगे भाई, तो ये कहलाना पसंद करेंगे अपने आप को तैमूर का वंशज। क्या कहलाना गया, तैमूर का वंशज। देखिएगा, इट वॉज ऑल्सो लिंक विथ द उजगेव देयर मंगोल कंपटीटर। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में अगर चीजों को समझिएगा। दूसरी तरफ जो ध्यान रखिएगा, मुगल के जो प्रतियोगी थे, मुगल के जो हमेशा सॉरी मंगोलों को जो हमेशा जो मंगोलों के साथ उजगेव कबीला था, उजगेव कबीला, ये जो उजगेव कबीला है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मुगलों पर अटैक करता रहा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उजबेक कबीला था एक, मंगोलों का ही एक कबीला है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तरह से अटैक करते रहा मुगलों पर। तो ये भी कहीं ना कहीं उजगेब कबीला भी एक तरह से उसी तरह से कबीला था जो कि बहुत ज़्यादा नरसंहार करने में उसमें विख्यात था, ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं, ये जो इमेज है, ये इमेज बनाया गया मिनिएचर पेंटिंग है। देखिए इसमें जो बनाया गया है, ये बीच में तैमूर है, ध्यान के बीच में तैमूर है जो और इधर देख सकते हैं, इधर अकबर के दादा परदादा सब कुछ यहाँ पे है। इधर में देख सकते हैं आप लोग शाहजहां, अकबर सब। तो जो जिन मुगल शासकों ने अपना पेंटिंग बनाया, उन्होंने अपने पेंटिंग में भी किसको दिखाया, तैमूर को दिखाया। किसको दिखाया, तैमूर लंग को दिखाया। क्योंकि ये अपने आप को तैमूर से कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते थे, तैमूर खानदान से चाहते थे कि हमें लोग जाने कि हम तैमूर खानदान के, ठीक है। क्योंकि तैमूर खानदान के ना एक काम किया था, तैमूर वंश का जो था एक काम किया था कि इन्होंने 1398 में दिल्ली को जीता था। तो बोला देखो आज हम दिल्ली पे शासन भी कर रहे हैं और दिल्ली को हमारे वंशज ने जीता भी था, इसलिए हम तैमूर वंश से कहलाने के लिए, मेरे कहने का मतलब कि एक अपने आप को ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी, उन्होंने अपने वंशावली को हमेशा पिक्चर में दिखाया है और हर पिक्चर में इन्होंने तैमूर को दिखाया है और अपने आप को दिखाया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने कभी भी मंगोलों को अपने साथ कभी अटैच नहीं किया। आगे चलते हैं हम लोग। मुगल मिलिट्री कैंपेन, मुगलों का क्या सैनिक अभियान रहा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। बाबर पहला ऐसा इंपेयर है जिसने 1526 से लेके 1530 तक बाबर सबसे पहले स्थापना करता है मुगल वंश का। और ये स्टार्टिंग में कहाँ था भैया, स्टार्टिंग में 1494 में फरगाना का बना शासक। मैंने क्या बोला, ये बन गया फरगाना का शासक। अब फरगाना में पहले से कौन है, फरगाना में पहले से है मंगोल। अब मंगोल में भी एक उजगेब कबीला है जो हमेशा मुगलों को परेशान है। उजगेब कबीला जब ये शासक बनता है 12 साल की उम्र में, इतना ज्यादा परेशान करता है कहने का मतलब कि बाबर को, कि बाबर को छोड़ना पड़ता है वहां से, अपना जो अनसेस्ट्रल है थ्रोन को छोड़ना पड़ता है
और वहां से वो चला जाता है, भटकते रहता है और काबुल को फिर 1504 में जीता। तो देखिए उजगेब कबीला ने बाबर को भगा दिया कहाँ से, फरगना से। बाबर फरगना से भागते हुए भटकते भटकते 10 साल, फिर काबुल को ये कैसे कैसे करके काबुल को कैप्चर किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, मैंने जैसे बताया पानीपत के प्रथम युद्ध में, फिर दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया। समझ रहे बातों को। देखिए अगर टेबल 1 आप देखिए, उसमें बहुत सारे आप मेजर कैंपेन को देखेंगे, मुगलों ने किस तरह के अभियान को चलाया, वो टेबल 1 में आपको दिखाई पड़ेगा और किस तरह से चीज़ों को किया। हम टेबल 1 को देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। देखिए टेबल 1 है, बेसिकली इसमें हम मेजर कैंपेन एंड इवेंट को देखेंगे, किस तरह से बाबर के द्वारा और हुमायूं अकबर सब के द्वारा कौन कौन से अभियान चलाएंगे, हम सबको देखेंगे। देखिए 1526 में बाबर का जो आप टाइम पीरियड देखिए, जो टाइम पीरियड है आप याद रखिएगा, 1526 से लेके 1530 तक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया और साथ में अफगान जो कि सपोर्ट कर रहे थे इब्राहिम लोदी को, उसको भी हराया पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526। बाबर ने सेकंड युद्ध लड़ा 1527 में, जो राणा सांगा को जो राजपूत राजा था उसको हराया खानवा का युद्ध में। थर्ड युद्ध हुआ 1528 में राजपूतों के साथ चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और फिर लास्ट युद्ध होता है 1529 में, वो युद्ध आप ध्यान रखिएगा, कहाँ चला गया, वो युद्ध आपका है घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है, घाघरा का युद्ध। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। एक तरफ से बाबर तो है ही और एक साइड में कौन था उसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो बाबर आया, खाना खाया, चंदा देखा और घर गया, ठीक है। फिर 1530 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पानी पिया, खाना खाया, चंदा देखा, घर गया। ये अब कुछ ऐसे ट्रिक आपको बहुत सारे आपको नेट पे मिल जाएंगे, ओके। ये बाबर के प्रथम कुछ कैंपेन है जो बाबर के महत्वपूर्ण युद्ध है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं। बाबर के मरने के बाद जो गद्दी पे बैठता है वो हुमायूं बैठता है। हुमायूं स्टार्टिंग में 1530 से लेकर 1540 तक तो ये बैठता है बहुत अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन बीच में देख सकते हैं कि 15 साल का गैप है। तो 15 साल कौन रहा, तो 15 साल बीच में आता है शेर शाह सूरी, जो सूरी वंश का था, वो शेर शाह सूरी बीच में बाबर को हरा देता है, सॉरी हुमायूं को हरा देता है और दिल्ली पर वो शासन करता है, ठीक है। इसलिए बीच वाला टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं लिखा गया। आगे मैं बढ़ता हूँ। हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर। हुमायूं ने अपने जो भी जायदाद था उसको अपने पिता बाबर के, जो बाबर का जो इच्छा था उसके अकॉर्डिंग बांटा। उसने हर एक भाई को बराबर बराबर प्रांत दे दिया, ठीक है। लेकिन उसका एक भाई था मिर्जा हाकिम, ध्यान रखिए उसका एक भाई है, उसका नाम क्या है भैया, मिर्जा हाकिम, ठीक है। वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा उसके पास था कि हम बहुत एरिया को जीत जाएं, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, ये इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी था ना मिर्जा कामरान, इसका भाई था हुमायूं का, ये अफगान कॉम्पिटिटर। इसी के कारण जो हुमायूं है कहीं ना कहीं अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने अपने आप को एक तरह से फीका महसूस करता है। मतलब कहने का मतलब कि उसके सामने ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो मिर्जा कामरान था ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हुमायूं के टाइम में, ध्यान रखिएगा। इससे देखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, शेर खान के बारे में देखते हैं जिसने हुमायूं को चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज का युद्ध 1540। चौसा पहले युद्ध होता है 1539 में, फिर युद्ध होता है कन्नौज का। कन्नौज को युद्ध को एक और नाम से जानते हैं बिलग्राम का युद्ध। तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का, कन्नौज का युद्ध दोनों सेम है, देखिए कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों सेम है, 1540 में होता है, जिसमें हुमायूं की हार होती है और शेर शाह सूरी दिल्ली पे कब्जा करता है। इस चलते कहीं ना कहीं हुमायूं को फिर जाके ईरान चल जाता है, ठीक है। हुमायूं चल गया ईरान गया, 10-15 साल वहां पे रहा कैसे कैसे, ठीक है। फिर वहां पर सफाविद शाह, जो सफाविद डायनेस्टी का राजा था, सफाविद शाह ध्यान दिया, उससे ईरान में जाता है, वहां से उससे मदद लेता है और 1555 में फिर से दिल्ली को ये कहने का मतलब तुरंत दिल्ली को फिर पुनः कब्जा करता है। और फिर नेक्स्ट 1556 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, सीढ़ी से गिरने से, ध्यान रखिएगा पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। ये था हुमायूं का क्या कंडीशन था मैंने आपको बता दिया। हालांकि हुमायूं ने बहुत सारे कम युद्ध इन्होंने लड़ा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में ये था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। हालांकि हुमायूं ने बहुत ही कम युद्ध को जीता, ठीक है। थर्ड जो आता है अकबर, जो सबसे इस गुप्त ध्यान रखिएगा पूरे मुगल एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट जो किंग है वो है अकबर, ठीक है। अकबर द ग्रेट भी बोला जाता है इनको। अकबर जब 13 साल का था
तब उसको उसको इम्पेयर बना दिया गया। अब 13 साल का बच्चा को बना देगा एक शासक, तो वो सही से नहीं कर पाएगा ना। इसलिए अकबर के पीरियड को हम लोग पढ़ते हैं 1556 से लेके 1570 के पीरियड को पढ़ते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं अकबर का एक संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां ही सब कुछ कर रहा है। 1556 से लेके 1570 के बीच का जो पीरियड है वो इसके संरक्षक बैरम खां हर एक चीज में सपोर्ट कर रहा है, और भी इसके कुछ घरेलू मंत्री कर्मचारी हैं वो इनको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर एक युद्ध में, ठीक है। सूर्यों के खिलाफ इसने युद्ध लड़ा जो हराया था हुमायूं को। फिर उसने अफगानों के खिलाफ युद्ध लड़ा। फिर और भी बगल वाले जो भी साम्राज्य जैसे मालवा है, गोंडवाना है, इनको जीता, ठीक है। इनका एक भाई है, ध्यान रखिए अकबर का एक भाई है मिर्जा हाकिम, ठीक है। तो मिर्जा हाकिम के ध्यान रखिएगा, मिर्जा हाकिम ने भी इसके खिलाफ खुद मतलब कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, मिर्जा हाकिम के खिलाफ और जो उजगेब है इसके खिलाफ ध्यान रखिएगा कि बीच में बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है, तो इसके लिए भी ध्यान रखिएगा कि इसको भी दबाया कि इन्होंने अकबर ने दबाया, ठीक है। 1568 में इसने सिसोदिया जो कैपिटल चित्तौड़ का इसको जीत गया अकबर, ठीक है। 1569 में अकबर ने रणथंभौर को जीता। ये कुछ डेट है जो आपको याद रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सारे डेट को आपको याद रखने हैं, ओके। 1568 में किस चित्तौड़ को, 1569 में किसको जीता, रणथंभौर को, ठीक है। अब देखिए 1570 से 1585 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो उसमें जो भी पीरियड है इसमें गुजरात वाले एरिया को जीता, बिहार वाले एरिया को जीता, बंगाल वाले एरिया को जीता। हालांकि ये सब जितने भी कंपेरिजन हुए वहीं कहीं ना कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब जटिल था। क्यों था? क्योंकि ध्यान रखिएगा ये मिर्जा हाकिम है, 1579 से लेकर 1580 के बीच में रिवोल्ट होता है, ठीक है, मिर्जा हाकिम के सपोर्ट में, ठीक है। मिर्जा हाकिम जो इसका भाई था अकबर का, तो ये बहुत ज़्यादा बार बार विद्रोह कर रहा है। तो मिर्जा हाकिम के पक्ष में जो विद्रोह होता है तो ये सारे जो कंपेगन चलाए गए थे गुजरात और बिहार बंगाल को लेके, तो ये बहुत ही जटिल हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विद्रोह को दबाया जाता है। 1585 से लेकर 1605 का जो टाइम पीरियड है ये अकबर अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा फैलाता है। ये बहुत सारे नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में कंपेगन लॉन्च करता है, कंधार को जीतता है, ठीक है, कंधार को जीत जाता है। सफावी जो ईरान का था, सफावी डायनेस्टी जिसने हुमायूं को हेल्प किया था, अब उससे छीन लेता है अकबर, ठीक है। कश्मीर को भी जीत जाता है अकबर। काबुल, जब मिर्जा हाकिम इसका भाई जो काबुल जिसको मिला हुआ था, जब मिर्जा हाकिम का डेथ होता है तो उसके बाद काबुल भी इसके अंदर में आ गया। फिर ये दक्कन की तरफ ये अपना अभियान चलाता है, दरार को जीतता है, खानदेश को जीतता है, अहमदनगर जो पुणे अभी महाराष्ट्र के एरिया में है अहमदनगर, उसको भी ये जीत लेता है, ठीक है। लास्ट ईयर जब अकबर का जो लास्ट ईयर रहता है तो उसमें देखते हैं कि अकबर का जो बेटा है प्रिंस सलीम, ठीक है, अकबर का बेटा प्रिंस सलीम है जो कि जहांगीर का बचपन का नाम था, वो अपने ही पिता के खिलाफ अकबर के खिलाफ विद्रोह करता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि ये सब चीज़ों को दबाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये इसमें पूरा डिटेल से सारे नहीं दिए गए हैं सारे रिपोर्ट के बारे में, हम इसको पढ़ेंगे। हम अभी जब हम पूरे मुगल पीरियड को पढ़ेंगे, जब एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे प्री के लिए और मेंस के लिए, तब हम देखिए प्री में हम पूरे सारे अभियान को पढ़ेंगे, किस तरह से अभियान चला, हर एक चीज़ को, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसमें उतना परेशान नहीं होना कि हम हर एक चीज़ को बस पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं लिखा जाएगा ना, 7 क्लास का बुक है तो उतना तो नहीं लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। देखिए भाई जहांगीर का टाइम पीरियड है 1605 से लेकर 1627। जहांगीर का टाइम पीरियड है जिस समय कहीं ना कहीं प्रथम अंग्रेज हॉकिंस 1608 में आता है, प्रथम अंग्रेज हॉकिंस 1608 में आता है और इतना प्रभावित करता है कि कहीं ना कहीं ये परमिशन देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए। हालांकि शुरुआत का जो परमिशन दिया जाता है वो पोर्टुगीज के द्वारा मना कर दिया था, फिर बाद में कहीं ना कहीं थॉमस रो आते हैं, फिर जाके इस परमिशन को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज है स्टार्टिंग यहीं से करता है जहांगीर के टाइम पीरियड से। तो जहांगीर महत्वपूर्ण ज़्यादा है। जहांगीर ने जो भी अभियान चलाया, जितने भी सैनिक अभियान मिलिट्री कैंपेन चलाए इन्होंने, जो अकबर ने स्टार्ट किया था उसी को ये कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब देखिए मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत हैं, ध्यान के सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ जिसका नाम है अमर सिंह, उसने मुगलों की सेवा स्वीकार की, मुगल का जो भी मुगल के अंदर में रहना इन्होंने स्वीकार किया। बहुत सारे ये इन्होंने कैंपेन चलाए सिखों के खिलाफ, अहोम के खिलाफ, अहोम जो कि असम का किंगडम था, अहमदनगर महाराष्ट्र का किंगडम था। बट ये सारे जो आप देख सकते हो सिखों के खिलाफ, अहोम के खिलाफ, अहमदनगर के खिलाफ, ये सारे अभियान आप देख सकते हो कि बहुत ही कम सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब जहांगीर के भी लास्ट पीरियड में देखते हैं 1627 के आसपास के पीरियड में देखते हैं कि इसका बेटा है प्रिंस खुर्रम।
खुर्रम जो शाहजहां का बचपन का नाम है। देखिए जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, अब शाहजहां का बचपन का नाम क्या भैया, खुर्रम। तो खुर्रम भी इसके समय क्या करता है, विद्रोह कर देता है। खुर्रम भी इसके समय अपने बाप के खिलाफ विद्रोह करता है। हालांकि इस विद्रोह के दबाने में नूरजहां जो बहुत नूरजहां जिसका नाम मेहरुनिसा था, जब जहांगीर शादी करता है 1611 में मेहरुनिसा से, तो इसको टाइटल देता है नूरजहां का, जो जहांगीर की वाइफ थी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये शासन संबंधित कामों में बहुत हेल्प की थी मेहरुनिसा ने। तो मेहरुनिसा इस जो अपने बेटे, उसके बेटे ने जो खुर्रम ने जो विद्रोह किया था उसको दबाने का बहुत सारा उन्होंने काम किया, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, हालांकि शाहजहां को नहीं दबा पाया। ठीक है, आगे अब देखते हैं हम शाहजहां के बारे में। ओके, तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो है 1627 से लेकर 1658। ये जितने भी टाइम पीरियड हैं सारे मुग़ल एम्पायर का, वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बेसिकली औरंगज़ेब तक तो याद रखना ही है। ठीक है, मुग़ल कैंपेन कंटिन्यू इन दक्कन अंडर शाहजहां। शाहजहां ने भी दक्कन की तरफ अभियान जारी रखे। इनका एक शाहजहां का एक नोवेल था, नोवेल उसका नाम था जहान लोदी। ध्यान रखिएगा, नोवेल मतलब जो एक अभिजात वर्ग होते थे उस टाइम, जो बहुत ही उनके पास पैसा होता था, तो वो एक राज दरबार में उनका एक अलग पहचान था। तो उसने शाहजहां के खिलाफ रिवेल किया, विद्रोह किया, बट शाहजहां ने उसको हराया। और कंपेन वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर। अहमदनगर की तरफ भी अभियान चले। जो आपने देखा जहांगीर के जो भी अभियान रहे अहमदनगर की तरफ, वो अभियान अनसक्सेसफुल रहे, बट शाहजहां ने भी अहमदनगर की तरफ अभियान किया। बुंदेलों को भी हराया और ओरछा को भी जीता। ध्यान रखिएगा। ये फिर नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं शाहजहां, और वहाँ पर ये कंपेन स्टार्ट करते हैं बल्ख। मैंने बताया था ये बल्क जो है अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, ध्यान रखें, अफ़गानिस्तान में बल्क है। वहाँ पे उजगेब पहले से वहाँ पे कंट्रोल किया। ठीक है, उजगेब के मतलब कब्जे में है बल्क। तो ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो अभियान अब शाहजहां बढ़ाता है, तो ये चाहता है कि हम बल्क को कब्जा कर लें, बट अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि उजगेब ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ये पावरफुल थे और इन्होंने मुग़लों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया हालांकि। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी होता है कि इसको कंधार भी हारना पड़ता है। जो कंधार जीता हुआ था पहले से, उस कंधार को सफावी डायनेस्टी में कहने का मतलब कि किसके हाथों हारना पड़ता है। ठीक है, तो कंधार किसके पास चला गया, अब सफावी डायनेस्टी के पास। ठीक है, ईरान का शासक। ठीक है, 1632 में देखते हैं कि ध्यान रखिएगा, 1632 में हम देखते हैं कि अहमदनगर को फाइनली जीत लेता है आखिरकार, और बीजापुर से संधि होता है। ठीक है, मतलब बीजापुर की सेनाओं से क्या करता है कि संधि कर लेता है। ओके, 1657 में देखते हैं कि औरंगजेब जो इसका बेटा था, उसके शाहजहां के जो सन हैं औरंगजेब हैं, और भी जिसके बेटे थे, 4 बेटे हैं पूरे शाहजहां के, चारों आपस में भिड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा सत्ता को लेके। तो आप यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, पहला युद्ध होता है सामूगढ़ का लड़ाई। 1658 में सामूगढ़ का युद्ध होता है, जो कि एक तरफ औरंगजेब और मुराद है। ध्यान रखिए, एक तरफ कौन है, औरंगजेब और मुराद है, दो भाई। एक तरफ दारा है, दारा सिको, तो दारा को हरा देता है। सेकंड युद्ध होता है ख्वाजा का युद्ध 1659 में। उसमें औरंगजेब एक तरफ शाह सूजा को भी हरा देता है औरंगजेब। तीसरा युद्ध होता है देवराय का। ये जो दारा बच गया था, तीसरा युद्ध में दारा फिर भिड़ता है 1659 में। औरंगजेब अबरी दारा को क्या करता है, मार देता है। ठीक है, इस तरह से अल्टीमेटली जो जीतता है वो कौन हो जाता है, औरंगजेब। और औरंगजेब ही नेक्स्ट आपका रोल बनता है, ध्यान रखिएगा। और उस तरह से शाहजहां को भी औरंगजेब है जो आगरा के किले में, मतलब कहने का मतलब कि एक बंदी बना के रख देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से शाहजहां का भी मृत्यु भी वहीं हो जाती है। ओके, आगे हम चलेंगे चीज़ों को। औरंगजेब की बात करेंगे, 1658 से लेकर 1707, लगभग 49 ईयर, और बहुत ही एक तरह से पावरफुल राजा रहा मुगलों का। बहुत ही क्रूर भी था, इसके सारे पॉलिसी क्रूरता टाइप के थे। ठीक है, एक तरह कट्टर था एकदम। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम धर्म न स्वीकार करने पर इसने फांसी लटका दिया। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसने नॉर्थ ईस्ट में अहोम के खिलाफ अहोम को हराया 1663 में। ठीक है, लेकिन 1663 में अहोम को हरा दिया फिर, लेकिन अहोम ने फिर से विद्रोह किया हालांकि। ठीक है, 1680 में। फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। नॉर्थ वेस्ट जिधर ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र में, उन्हें यूसुफजई कबीला था पाकिस्तान में, और उधर एक सिख, और ध्यान रखिएगा, और सिख टेम्प्रोरी
सक्सेसफुल, मतलब सिखों के साथ भी युद्ध जीत लेता है और साथ साथ ही इन्होंने यूसुफजई कबीला जो है उसके खिलाफ भी अभियान में ये सफलता मिलती है, हालांकि टेम्पोरेरी मिलता है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। मुगल इंटरवेंशन इन द सक्सेशन ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत मारवाड़ लेड देयर रिवेलियन। ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि जो मुगल था ना वो राजपूतों के आंतरिक राजनीतिक और उनके उत्तराधिकार के मामले में दखलंदाजी करने लगा। ये हुआ कि अब जो भी राजपूत हैं, राजपूत कोई राजा है तो राजपूत राजा मरने के बाद उसका कौन राजा बनेगा, उस पॉलिटिक्स में इन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, मतलब उसमें हस्तक्षेप करने लगा। अब राजपूतों को पसंद नहीं आया कि अरे एक तो हम तुम्हारे अधीन भी हैं और तुम ऊपर से हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में तुम काम कर रहे हो, डेट्स रॉन्ग। इसलिए ध्यान रखिएगा जो राठौर राजपूत थे मारवाड़ के, वो इसके खिलाफ हो गया। ठीक है। कंपेन अगेंस्ट मराठा शिफ्टेन शिवाजी, शिवाजी जो सरदार थे मराठा के, इनके खिलाफ भी इन्होंने अभियान स्टार्ट किया, परंतु ध्यान रखिएगा हालांकि इनिशियली में सक्सेसफुल हो जाता है ये अभियान और शिवाजी मुगलों की सत्ता को स्वीकार भी करता है। ठीक है, मुगलों की सत्ता को स्वीकार भी करता है शिवाजी, बट औरंगजेब जो पहले आपने देखा जितने भी नीति था, ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारा आगे हम देखेंगे कि जितने भी मुगल इंपायर रहे उन्होंने राजाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखा। ठीक है, अगर कोई राजा हार भी गया तो उसको सम्मान के साथ उसके टेरिटरी को लौटा दिया जाता है या तो फिर उसको मतलब बहुत अच्छे से इज्जत दिया जाता। बट औरंगजेब ने उल्टा किया, औरंगजेब ने शिवाजी का इंसल्ट किया, इसलिए शिवाजी जो ध्यान के आगरा किले में वो कैद थे तो वहाँ से भाग जाते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे अभियान चलाते हैं शिवाजी मुगलों के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं मुगल के अस्थायित्व को चुनौती देता है। ठीक है, मतलब मुगलों की जो स्टेबिलिटी तो मुगल था जो एक तरह से बहुत पावरफुल था, कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग करने का काम होता है। ठीक है। प्रिंस अकबर रिवेल्ड अगेंस्ट औरंगजेब एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द मराठा एंड दक्कन सल्तनत। ध्यान रखिएगा कि एक औरंगजेब का बेटा है, अकबर है उसका नाम। ठीक है, तो अकबर जो है औरंगजेब के खिलाफ ही ये विद्रोह करता है और इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, इसको सपोर्ट मिलता है मराठों का और दक्कन के राजा का। ठीक है, मराठों का सपोर्ट मिलता है, दक्कन के राजा का सपोर्ट मिलता है, हालांकि वो उसको औरंगजेब दबा देता है और उस तरह से वो जो उसका बेटा है वो ईरान भाग जाता है। ठीक है, ईरान भाग जाता है, फिर वहीं वो मर जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब ने एक काम किया था कि तेग बहादुर सिख गुरु, जो 9वें सिख गुरु थे, उनको भी इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के लिए उनको फांसी पर लटका देता है। किसका नाम है उनका? तेग बहादुर। ठीक है, तेग बहादुर। एक था गुरु अर्जुन देव, उसको भी जहांगीर ने फांसी पर लटका दिया था, वो भी ध्यान रखिएगा। आफ्टर अकबर रिवेलियन औरंगजेब सेंट आर्मी अगेंस्ट द दक्कन सुल्तान। ध्यान रखिएगा, जैसे ही अकबर इसका जो बेटा था उसने विद्रोह किया था तो जो सपोर्ट किया था, जो दक्कन के सरदार था, दक्कन का जो शासक था, वहाँ पे भेज देता है ये आर्मी कि अच्छा तुम सपोर्ट किए थे, तुमको बताते हैं। बीजापुर को अनेक्स करता है 1685 में और गोलकुंडा को अनेक्स करता है 1600। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बीजापुर एंड गोलकुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बीजापुर को और गोलकुंडा को अनेक्स करता है 1685 और 1687 में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, 1698 से हम देखते हैं औरंगजेब पर्सनली मैनेज करता है हर एक अभियान को, दक्कन की तरफ जितने भी अभियान होते हैं, मराठों के विरुद्ध जितने भी अभियान होते हैं, औरंगजेब खुद से उस चीज़ का नेतृत्व करता है। ध्यान रखिएगा कि मराठा जो कि बहुत ही स्किलफुल थे गोरिल्ला टेक्निक में, गोरिल्ला जो युद्ध का छापमार पत्ती उसको बोलते हैं, तो गोरिल्ला टेक्निक में बहुत ज़्यादा ये मराठा निपुण थे। तो ध्यान रखिएगा। औरंगजेब आल्सो हैड टू फेस रिवेलियन इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो सिख है वो उसने भी औरंगजेब को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, बहुत मतलब विद्रोह किया। सत जो जाट हैं, सतनामी हैं, क्योंकि औरंगजेब से ऑलमोस्ट कोई भी कम्युनिटी खुश नहीं था। इसका जो नीति था, पॉलिसी था, ठीक है, जैसे कि आप देखने अकबर के टाइम में सब लोग खुश थे, बट इसके समय कोई भी खुश नहीं था, ये आपको देखने को पता चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए असम की तरफ अहोम भी नहीं खुश थे, दक्कन के मराठा भी खुश नहीं थे। इसके बाद जब इनका डेथ होता है, हिज डेथ वाज फॉलो बाय सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग हिज सन। जैसे कि आप औरंगजेब की मृत्यु के बाद देखिएगा इसके जो बेटे हैं, 3-4 बेटे, वो आपस में लड़ते हैं पूरा, ठीक है, और अल्टीमेटली फिर जो इसका बेटा वो है बहादुर शाह प्रथम, वो बनता है नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने बता दिया। अब देखिए ये जो मैप आप देख पा रहे होंगे, इस मैप में कौन कौन से क्षेत्र को औरंगजेब और अकबर ने जीता है वो आपको दिखाया गया है। चित्तौड़ को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर चीज़ों को कि
चित्तौड़ को 1568 में जीता था, रणथंभौर को 1569 में जीता है। ये सारे कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कि औरंगजेब, ये अकबर ने जीता है कुछ, देखिएगा ये सब सारे, ठीक है। ये देखिए पटना को जीता है, ये सारे अकबर के टाइम में जीता हुआ है। और कुछ ऐसे पार्ट जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये अहमदनगर, बेरार, ये सब तो ऑलरेडी इसको शाहजहां ने जीत चुका था। तो गोलकुंडा, ये देखिए 1600 बाद वाला जो पीरियड है वो सारा आपका औरंगजेब के द्वारा। तो ये सब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से प्लेसेस को अकबर और औरंगजेब ने जीता, ठीक है। ये मैप थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ठीक है। मुगलों का जो उत्तराधिकार की परंपराएं थी, किस तरह से मुगल के एक अगर आज शासन है, शासक है मुगल, अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद कौन बनेगा शासक, इसका क्या नियम था, क्या प्रक्रिया था, उसको हम समझना है। कह रहे मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजिनेचर। प्राइमोजिनेचर मतलब क्या होता है, चीज़ों को समझेगा, ज्येष्ठाधिकार। ज्येष्ठाधिकार के जो नियम था उस पे मुगल विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार मतलब होता है कि जो बड़ा पुत्र है वो पिता का उत्तराधिकारी बन जाएगा, मतलब जो उस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस पे मुगलों को विश्वास नहीं था। इंस्टेड ऑफ फॉलो द मुगल एंड टिमुरिड कस्टम ऑफ, ठीक है, ध्यान है जो मुगल है ना, उसने कौन सा प्रथा को अपनाया, कॉपरा सिनेरी को, सहदायात। सहदायात ये क्या था भाई कि जो भी ज़मीन रहेगा, सॉरी, जो भी टेरिटरी रहेगा वो पूरे सबको बराबर बराबर बांट देगा सारे बेटों को। अगर कोई एक राजा है, वो अगर उसका मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा 10-15 प्रांत को जीता हुआ, तो जैसे वो अगर वो उसका डेथ होगा तो वो उसके जो भी प्रांत है वो सारे बेटों के बीच में बराबर बराबर बढ़ जाएगा कि तुम यहाँ शासन करो, तुम यहाँ शासन करो, इस तरह से। तो ये मेथड इन लोग अपनाते थे। आपने देखा भी था कि हर एक को अलग अलग क्षेत्र मिला हुआ था, ठीक है। कभी किसी को काबुल मिला, किसी को कंधार मिला, किसी को मकरान मिला हुआ, ठीक है। करा follow the highlight passage in the table 1, note the evidence for rebellion by मुगल इम्प्रेस। कह रहा है कि आप देखिए टेबल 1 आपने देखा अभी, उसमें आप देखिए क्यों ये जो मुगल प्रिंसेस थे आखिर क्यों विद्रोह करते थे। जब सबको बराबर मिल ही जाता था तो विद्रोह क्यों करते थे, ठीक है। विच डू यू थिंक इज फेयर डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस। इन दोनों जो बांटने का तरीका है, उत्तराधिकार का जो तरीका है, इसमें कौन आपको सही लगता है, ये आप अपना कमेंट करके बताइएगा मुझे कि कौन सा आपको सही लगता है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ये जो आपका ज्येष्ठाधिकार है ये भी सही है। ये आप पूरे इतिहास को देख लीजिए, ज्येष्ठाधिकार वाला सही सही से चला भी है, ठीक है। बिकॉज ये जो आप कोपरा सिनेरी देख रहे हैं, सबको बराबर बांट देने के बाद भी कहीं ना कहीं एक संशय की भावना होती है कि हमें मेन क्षेत्र हमें नहीं मिला, मेन क्षेत्र उसको मिल गया, वहाँ पे ये है। तो इसलिए तो रिवेल करते थे हमेशा प्रिंसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मुगल रिलेशन विथ अदर रूलर्स। मुगलों का क्या संबंध रहा अलग अलग शासकों के साथ, ये हमें समझना है। ओके, कह रहा है कि टेबल 1 आप फिर से देखिए और उसमें देखिए कि बहुत सारे मुगलों ने बहुत सारे अभियान चलाए हैं जिन्होंने मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। उसके लिए मुगलों ने लगातार कंटिन्यूअस अभियान चलाया, जैसे कि मराठा मुगल के अधीन नहीं आ रहा था तो बार बार मराठा पे अटैक करना, राजपूतों को बार बार ये अटैक करना, अभियान चलाना। तो हालांकि बहुत सारे लोग जब देखें कि मुगल बहुत पावरफुल बन गया है, जब मुगल बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, ठीक है, तो फिर उसने वॉलंटरीली बहुत सारे शासकों ने एक स्वेच्छा रूपी से मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया, ठीक है। राजपूत सबसे गुड एग्जाम्पल है, राजपूतों ने मुगलों को स्वीकार किया। हालांकि राजपूतों ने अपने डॉटर्स का मैरिज भी मुगल फैमिली में किया और इसके लिए जब वो अपने पुत्रियों का विवाह करते थे मुगल घरानों में, तो क्या होता था कि उनको एक मुगल जो राज दरबार था उसमें एक बहुत ऊंचा पोस्ट मिला था, ठीक है, ऊंचा पोस्ट, मनसल उसको बोलते हैं, हाई पोजीशन, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया कि नहीं, हम मुगलों में शादी नहीं करेंगे, मुगलों में अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करेंगे, गलत चीज़ है, ठीक है। हालांकि देख सकते हैं कि क्या रिलेशन रहा राजपूतों के साथ मुगलों का। तो देखिए जो जहांगीर की मदर थी, इट मीन्स हो गया कि अकबर की पत्नी, वो कछवाहा प्रिंसेस थी, क्या कछवाहा राजकुमारी थी, किसकी, तो राजपूत, अंबर के राजपूत, जो जयपुर में आज अंबर जयपुर को बोला जाता है, तो अंबर के राजपूत की बेटी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो जहांगीर की माँ हुई, ठीक है। और देखिए शाहजहां की जो माँ थी, मतलब जहांगीर की पत्नी,
उसने भी राठौर प्रिंसेस थी मारवाड़ के, उससे शादी किया इन्होंने। तो ये सारे कंडीशन आप देख रहे हैं कि हालांकि बहुत सारे राजपूतों ने अपने पुत्रियों का विवाह किया अपने पोस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए सिसोदिया राजपूत जो मेवाड़ के थे, उसने मुगलों की सत्ता को स्वीकार ही नहीं कर रहा था, मुगल की सत्ता को ये स्वीकार ही नहीं कर रहा था। लेकिन एक बार हारा, ठीक है, एक बार सिसोदिया राजपूत को हरा दिया गया मुगलों के द्वारा और उसे ऑनरेबली रूप से ट्रीट किया गया, बहुत अच्छे आदर, ध्यान रखिएगा कि हारने के बाद अपमानित नहीं किया, अच्छे तरीके से उसको सामान्य व्यवहार किया, ठीक है, मुगलों के द्वारा। और उसकी उसके जो मैं कहने का उसको जागीर जो चीज़ हारा हुआ था, ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्र को हारा था मतलब राजपूतों ने, सिसोदिया राजपूत ने, उसको वापस कर दिया गया, ठीक है, एज ए असाइनमेंट, ठीक है, बदन जागीर के रूप में वापस कर दिया गया। तो इसलिए जब देखा कि भाई हारने के बाद भी हमें अच्छा तरह से ट्रीट किया गया, हमें अपने इस चीज़ को वापस कर दिया, तो क्यों ना हम मुगल को ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है, इसके सत्ता में रहे, सब कुछ सही चल रही रहा है तो मुगलों की सत्ता को ज्वाइन कर लेते, क्या प्रॉब्लम है। तो यही काम होगा, ठीक है। तो ये जो बहुत ही बैलेंस बना हुआ था कि हराने के बाद भी उसको अपमान नहीं करना, तो ये कहीं ना कहीं मुगल का एक बहुत ही अच्छा कंडीशन रहा कि मुगलों से बहुत सारे जो भी राजा थे उसने इन प्रभावित हुए, ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल टाइम। लेकिन हालांकि सब राजा ऐसा थोड़ी ना होगा कि सब राजा किसी को हरा दे तो उसको अपमान ना करे। आपने देखा कि औरंगजेब ने इस तरह से और औरंगजेब ने शिवाजी को ह्यूमिलिएट किया, तो वही कंडीशन हुआ कि ये दिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया कि औरंगजेब ने इंसल्ट किया शिवाजी का। और ये जब ध्यान रखिएगा यही चीज़ कहीं ना कहीं आगे जाके मुगलों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मराठों ने बहुत ज़्यादा मुगलों को एक तरह से कमज़ोर करने का भी काम किया, ठीक है। आगे चलते हैं। मनसबदार एंड जागीरदार, ये क्या भाई मनसबदार एंड जागीरदार? देखिए ये जो मनसबदार है ना एक ऑफिसर है, जागीरदार है ना एक ऑफिसर है, क्या है, एक अधिकारी है। ध्यान रखिएगा कौन अधिकारी है, समझेंगे बातों को। जैसे एम्पायर एक्सपेंड कर रहा था पूरे इनकम्पास डिफरेंट रीजन, द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। जैसे कि जितना बड़ा मुगल बढ़ते गया, मुगल का साम्राज्य पूरा बढ़ते गया, तो मुगलों ने क्या किया भाई कि किस तरह से चलाएंगे प्रशासन को, अकेले तो चलेगा नहीं प्रशासन। तो इसने बहुत सारे लोगों को नियुक्त करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में उसने तुर्किश नोबलों को नियुक्त किया, ठीक है, जितने भी सरदार को नियुक्त किया वो तुर्की थे, पहले तुरानी थे। फिर बाद में उसने ईरानियों को इंक्लूड किया, फिर भारतीय मुसलमानों को शामिल किया, अफगानों को शामिल किया, राजपूतों को, मराठा को, और फिर जितने भी ग्रुप थे ऑलमोस्ट सबको मुगलों ने अपने सत्ता में प्रशासन के रूप में उन्होंने लगाया, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिए जो जो मुगल के सर्विस में ज्वाइन किए उन्हें क्या कहा गया, मनसबदार। क्या कहा गया, मनसबदार, मतलब उसके पास क्या है, मनसब है, उसके पास मनसब इसलिए हो गया मनसबदार। मनसब मतलब होता है एक रैंक, ठीक है। मनसब मुगल के टाइम में एक था रैंक, एक पोस्ट था, ठीक है, मतलब इसके पास है पोस्ट हो गया वो, जैसे जिसके पास ऑफिस हो क्या कहलाया, ऑफिसर कहलाया। तो इसके पास रैंक है, पद है, तो वो कहा कहलाएगा, मनसबदार कहलाएगा। ध्यान रखिएगा कह रहा कि मनसबदार जो है एक व्यक्ति के लिए है जिसके पास मनसब है, ठीक है, मतलब उसके पास पोजीशन है, उसके पास रैंक है, ठीक है। एक तरह का ग्रेडिंग सिस्टम था जो मुगलों के द्वारा फिक्स किया गया था, ठीक है, मुगलों के द्वारा फिक्स किया था, जिसके जरिए उसका वेतन है, पद है, उनका क्या सैन्य उत्तरदायित्व है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारा फिक्स। जिसके पास जितना मनसब उसके पास उतना ज़्यादा वो रैंक है उसके दरबार में, मतलब कहने का मतलब कि ऊंचे पोस्ट पे है, उसका सैलरी उतना है, मतलब ठीक है, उसके पास उतना ज़्यादा सैनिक भी उसको रखने का क्षमता है, ठीक है, जितना ज़्यादा मनसब होगा, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री को, तो ठीक आगे। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड चार्ट। देखिए पद और वेतन ये दोनों संख्या पर निर्धारित किया था। कौन संख्या पर, जिसके पास जितना जात, ये जात आज की जात नहीं है, ये जात अलग है, ध्यान रखिएगा, जिसके पास जितना जात है वो उसके पास उतना ही ज़्यादा वो पावरफुल है, उसके पास उतना ही वो ज़्यादा रैंक में आगे है, उसका सैलरी उतना ही होगा। ध्यान रखिएगा द हायर द जाट द मोर प्रेस्टिजियस वाज। कह रहा है कि जितना दरबार में जितना ज़्यादा जिसके पास जात होगा वो दरबार में उतना ही ज़्यादा प्रतिष्ठा उसका रहेगा और उसका वेतन उतना ही अधिक होगा, ऐसा कंडीशन उस समय था, ठीक है, ध्यान रखिएगा जात। आगे चलते हैं।
द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवेलरीमैन। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो मनसबदार का जो मेन काम था, उसका मेन काम था भैया कि एक आप मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो आप घोड़े सैन्य, जो आप घोड़े को रखिए, घुड़सवार को रखिए, बहुत सारे घुड़सवार को रखता था, उसका नाम, उसको सवार भी बोलते थे या घुड़सवार भी बोलते थे। तो ये काम था, और ये काम था कि जो मनसबदार था उन घोड़ों को दगवाते थे, उनको रजिस्टर कराते थे कि ये मेरा घोड़ा है, ठीक है, ये मेरा घोड़ा, तो उसको रजिस्टर भी करवाते थे, उसको दगवाते थे, ये सारा काम था। देयर हाउस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज ए सैलरी। धन उस उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन भी मिलता था, ठीक है। जो भी मनसबदार अपना बहुत सारे घुड़सवार को रखे हैं, तो राजा उसको फिर वेतन देंगे कि इन सबको चलाइए। अब वेतन कैसे मिल रहा था? ऐसा तो नहीं पैसा मिला था, मनसबदार को जो सैलरी मिलता था एज ए रेवेन्यू असाइनमेंट। किस तरह से? तो जो भी ध्यान रखिएगा, राजस्व, जो भी राजस्व होता था एकत्रित, जो भी उसके थ्रू, वो कैसे होता था? जागीर, सबको मिला था जागीर। जागीर मतलब एक पीस ऑफ लैंड। क्या हो गया? पीस ऑफ लैंड। देखिए पीस ऑफ लैंड मतलब कि एक दो गांव दे दिया, एक आदमी को एक दो गांव दे दिया कि लीजिए पूरा है, यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो आपका होगा। तो इस तरह से पीस ऑफ लैंड मिलने लगा, और यहाँ से जितना भी रेवेन्यू हुआ वो हो गया एक मनसबदार का। और ये जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा मनसबदार का हो गया, कुछ राजा को देगा, मुगल को, और कुछ अपने पास रखेगा एज ए सैलरी, और अपने जो भी सैनिक रखा है, जो भी घुड़सवार रखा, उसको सब लोग को देगा। देखिए यही हमने देखा था जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, तो वहाँ हमने देखा था एकता के बारे में, मुक्ति के बारे में, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है, कि एकतादारी प्रथा था जो इल्तुतमिश द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को आपको मिल रहा है। इनके पास राइट था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए एक कंडीशन ऐसा था ना कि ऐसा नहीं था कि कोई अगर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि एक जागीर दे दिया, ठीक है, एक जागीर है, तो ऐसा नहीं है कि जो मनसबदार होगा वो यहीं पे रहेगा, यहीं पे उसका सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है। ये जागीरदार कहीं भी अलॉट हो जाता था। मान लेते हैं एक पटना में है, मनसबदार बैठा, तो उसको कलकत्ता का भी जागीर मिल गया, ठीक है। तो कलकत्ता के पास जो भी इसमें खेती वेती हो रहा है, सब कुछ कर रहा है पीजेंट लोग, तो यहाँ से जो भी रेवेन्यू हो रहा है वो यहाँ से कलेक्ट कौन करेगा? ये, क्योंकि इसके अंदर में, ठीक है। तो ये कंडीशन था, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कंडीशन थे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। In Akbar reign, the Zagir were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of मनसबदार। क्या कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में जो भी जागीर थे वो सावधानी पूर्वक उनका मूल्यांकन किया जाता था। और ध्यान रखिएगा कि जो भी राजस्व निकलता, और एक मनसबदार को जितना भी रेवेन्यू होता था, वो रेवेन्यू जो उनको सैलरी देने में इस्तेमाल होता था उतना बराबर होता था। मतलब कहने का मतलब कि इसमें कोई तरह का भ्रष्टाचार नहीं था, करप्शन नहीं था। जितना रेवेन्यू होता था उतना रेवेन्यू वो एज ए सैलरी पे करते थे अपने सैनिकों को, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के टाइम में ये सब सारे कंडीशन नहीं रहा। एक्चुअल रेवेन्यू जो भी, जैसे ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब के समय में ऐसा हो गया कि जितने भी राजस्व प्राप्त होते थे वो मनसबदार के वेतन से भी बहुत कम था। जो एक मनसबदार का मान लें कि वेतन 1 लाख है, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो 80,000 या 20,000, 30,000, 40,000 इस तरह से। तो ऐसा क्यों होता था भाई? सब कुछ कंडीशन से, तो ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मनसबदार हो गए। मनसबदारों की संख्या जो है बढ़ गया मनसबदारों की संख्या। अब जब मनसबदारों की संख्या बढ़ जाएगी तो जागीर भी तो कम जाएगी, ज़मीन तो उतना ही होगा ना भाई। अब दूसरे देश का ज़मीन तो नहीं ले लाएंगे, तो ज़मीन उतना ही होगा। तब मनसबदार की संख्या बढ़ गया तो हर लोग को अब कम जागीर मिलेगा। अब हर लोग को कम जागीर मिलेगा, तो अब जितना कम जागीर मिलेगा तो उससे प्रोडक्शन भी तो उतना ही होगा, रेवेन्यू तो उतना ही होगा ना। ये कंडीशन हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, तो जागीर की संख्या में कमी हो गई। लोगों को अब एक मनसबदार है, उसको जागीर मिलने के लिए बहुत दिन तक वेट करना पड़ रहा है, कब उसको जागीर अलॉट होगा, ऐसे कंडीशन हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे इस तरह से बहुत सारे जागीरदार ने क्या किया कि जब जो भी जागीरदार बने, ठीक है, क्या हुआ, अब जो भी जागीरदार बने हो, क्या एक जागीरदार है, अब वो देख रहा है कि भैया हम तो बहुत कम दिनों के लिए यहाँ पर रहेंगे, फिर हमको हटा दिया जाएगा, कहीं और भेज दिया जाएगा। तो यहाँ से जितना ज़्यादा एच मैच एच, जितना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं भैया,
यहाँ पर जितने भी पीजेंट हैं उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अब कैसे कमाना है ना, जितना ज़्यादा हो सके, छोटे वाला पीस, छोटा अब जगह मिला है उसे जितना ज़्यादा पैसा कमा ले हम, ठीक है, क्योंकि हम आगे मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं थी, ये कंडीशन हो गया था। तो ठीक है, इस तरह से वहाँ पर जो भी कृषक लोग थे उसको, किसानों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जब्त एंड जमींदार। जब्त है और जमींदार है, ये जमींदार के बारे में पढ़ेंगे, जब्त के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखिए जो ध्यान रखिएगा, द मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज अवेलेबल टू द मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री। किसान जो भी चीज़ उपजाते थे उस पे जो भी टैक्स मिलता था वो था मुगलों का मेन इनकम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन मोस्ट प्लेसेज पीजेंट पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल इलाइट है। बहुत सारे जगहों पर क्या था कि जो भी किसान अपना जो टैक्स देते थे वो वहाँ पर जो भी लोकल सरदार थे उनको देते थे, ठीक है, फिर वो पहुँचाते थे अपने आप राजा के पास, ठीक है, ये कंडीशन था। डैट इज़ द हेडमैन और लोकल चिफ्टन, ठीक है, वो थे। द मुगल यूज्ड वन टर्म जमींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडिएटरी। जो भी लोग मुगलों को टैक्स पहुँचा रहे हैं, चाहे तो वो किसानों से लेके पहुँचा रहे हैं, उस सब को मुगलों ने एक नाम बोल दिया, बोला जमींदार हो तुम क्या हो, जमींदार हो, तुम हमको टैक्स ला के दोगे। कहाँ से ला के दोगे, तो तुम अपने जो भी तुम्हारा गांव है वहाँ पर जो भी किसान है उनसे तुम टैक्स कलेक्ट करोगे और टैक्स ला के हमको दोगे, ये कंडीशन होगा, ठीक है। अकबर का एक रेवेन्यू मिनिस्टर है टोडरमल। टोडरमल के बारे में आपने नाम सुना होगा, अकबर के 9 रत्नों में से एक था। उसने 10 साल का कहने का मतलब 10 साल का उसने सर्वे किया, 1570 से लेकर 1580 तक का। उसमें देखा कृषि की पैदावार को देखा, ठीक है, उसकी कीमत को देखा, उसने हर एक चीज़ को देखा कि किस तरह के कृषि भूमि है। 10 साल का पूरा सर्वेक्षण किया कि क्या इस मान लेते इस तरह समझिए कि एक ज़मीन है, एक गांव है, तो यहाँ पे किस तरह का फसल हो रहा है, उस फसल का क्या कीमत होता है, किस तरह का पैदावार, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सबका अच्छा से किया। और उसके अकॉर्डिंग इसने कहा कि देखो ये एरिया जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, मान लेते बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ से टैक्स ज़्यादा मिलेगा। देखिए ये एरिया में ये इस तरह के फसल होते हैं, यहाँ पे कम फसल होगा तो यहाँ पर से टैक्स कम लीजिएगा। इस तरह से ये क्या किया, उस डाटा पर क्या किया कि टैक्स को कर दिया फिक्स, हर क्रॉप पर, ठीक है, हर क्रॉप पर नगद के रूप में टैक्स को फिक्स कर दिया, ठीक है, हर एक फसल पे अलग अलग टैक्स बांध दिया। और क्या किया कि हर एक जो भी प्रांत था उसको एक रेवेन्यू सर्कल में बांट दिया। रेवेन्यू सर्कल बांट दिया, अभी भी आपको पता होना चाहिए कि अभी भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू सर्कल में बटा है, ठीक है। उन पद्धतियों को हम आज भी अपना रहे हैं। तो रेवेन्यू सर्कल में आज भी हमारा बटा हो रहा था। एक ज़िला के अंदर बहुत सारे रेवेन्यूज होते, सर्कल होते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। मान लेते ध्यान रखिए, मान लेते एक पंचायत है तो उसमें बहुत सारे गांव हैं, तो बटा रहा था कि ये इस रेवेन्यू सर्कल में, इस रेवेन्यू सर्कल में, इस रेवेन्यू सर्कल में, ठीक है। तो इस तरह से ये बट गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओके। और ध्यान रखिएगा कि हर एक रेवेन्यूज़ का हर एक रेवेन्यू सर्कल का एक रेवेन्यू रेट था। अब जो एक रेवेन्यू सर्कल है, एक प्रांत है, तो वहाँ का एक रेट फिक्स कर दिया कि यहाँ पर जितनी फसल होंगे उस पर इतना टैक्स लिया जाएगा। उस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की राजस्व व्यवस्था को क्या बोला गया, जब्त बोला गया। क्या बोला गया, जब्त। यही मुझे समझाना था कि इस तरह की व्यवस्था को क्या बोला गया, जब्त बोला गया, ध्यान रखिएगा, ओके। इट इज प्रेवलेंट इन दोज एरिया वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। अब ये सारे चीज़ें कहाँ पे चला, ये सारे चीज़ें उन जगह पे प्रचलित हुआ जहाँ पे मुगल के अधिकारियों ने भूमि का निरीक्षण किया था और कर सकते थे। अब जहाँ पर भूमि का निरीक्षण नहीं हुआ भैया, वहाँ पे किस तरह से ये कंडीशन चलेगा, जब्त वाला कंडीशन चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ पे फिक्स कर दिया टैक्स, हो सकता है कहीं पे हो ही नहीं रहा है कुछ प्रोडक्शन, वहाँ पे टैक्स फिक्स कर दिया तो दिक्कत होगा ना। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, वहाँ पे टैक्स फिक्स कर दिया तो प्रॉब्लम होगा ना। एक एरिया ज़्यादा टैक्स ले रहा है, एक एरिया से कम टैक्स ले रहा है, तो डेट्स रॉन्ग है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक। आगे चलते हैं, ओके। इसलिए ये सब सारी चीज़ पॉसिबल नहीं हुआ गुजरात में और बंगाल वाले क्षेत्र में, ये सब सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हुआ। इन सम एरिया जमींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट डील ऑफ पावर। बहुत सारे एरिया में देखते हैं कि जमींदार इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, और ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि अगर मुगल इसका एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, अगर कोई मुगल प्रशासक इस जमींदार का अगर कभी भी एक्सप्लॉयटेशन करे, मतलब शोषण करे, तो कभी विद्रोह कर सकता था। मतलब ये हुआ कि भैया देखो, एक जमींदार है,
इसके पास ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, कुछ कहने का नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पास इतना रेवेन्यू हो रहा है, सब पैसा वैसा बचा ले रहा है, उधर कैसे भी करके इतना पावरफुल, इसके पास इतना सैनिक वैनिक सब कुछ रख ले है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिक्कत है कि अगर कोई भी मुगलों का कोई भी अगर अधिकारी है, इस जमींदार को बोलेगा भैया तुम ज़्यादा हमको टैक्स दो, मतलब शोषण करेगा। तो जब तू ज़्यादा शोषण करोगे तो क्या करेगा, कोई भी कंडीशन में जब खुद अपने आप को पावरफुल है तो कुछ समझेगा, क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसके खिलाफ क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। तो ये कंडीशन हो गया था, ठीक है। समटाइम जमींदार एंड peasant of same caste ally in rebellion against the Mughal authority। कभी कभी तो ये भी हुआ कि अगर जमींदार और जो किसान है उस गांव का एक जाति के हैं तो दोनों मिल के मुगल के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, मुगल सत्ता के खिलाफ, कि आप ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, ज़्यादा ये कर रहे हैं, दिक्कत है, ठीक है। ये फायदा जमींदारों को भी है कि टैक्स कम करेगा तो मुगलों को कम टैक्स देना पड़ेगा, मुगलों को टैक्स कम देना पड़ेगा तो उसका बचेगा। अब किसानों का फ़ायदा क्या है कि भैया टैक्स कम करेगा तो हमको कम टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारे कंडीशन चला हुआ था पूरा अच्छे से, ये था, ठीक है। ये सब पीजेंट रिवोल्ट कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के जो स्टेबिलिटी है उसके स्थायित्व को चुनौती दिया। 17वीं शताब्दी के अंत तक बहुत ज़बरदस्त रूप से मुगलों को कमज़ोर करने में बहुत ज़्यादा ये आपका रोल निभाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अकबरनामा एंड आईने अकबरी। देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी, ये ध्यान रखिएगा कि अकबर के पूरे जीवनी के ऊपर लिखा गया अकबरनामा। तो अकबर ने एक अपने बहुत ही अच्छे दोस्त, उसका नाम था, मित्र भी था, दरबार में रहने वाला एक, ठीक है, अबुल फजल था, 9 रत्नों में से एक है, ध्यान रखिएगा अबुल फजल। अबुल फजल को बोला भैया तुम इतिहास लिखो मेरा। तो इतिहास को 3 वॉल्यूम में लिखा, 3 वॉल्यूम में 3 किताब में। पहला वाला जो किताब है और पूरे को नाम क्या रखा, अकबरनामा। तो पहला जो किताब था, वॉल्यूम था, उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा। दूसरा किताब में अकबर के समय जो घटना घटा, उसको जो भी युद्ध लड़ा उसके बारे में लिखा। और तीसरा किताब में अकबर के प्रशासन के बारे में लिखा। उस किताब को बोला गया आईने अकबरी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं इसको अलग कलर में कर देता हूँ। आईने अकबरी क्या हो जा रहा है, ये आईने अकबरी, यानी कि क्या है, इसका नाम है आईने अकबरी। तो बार बार क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो ये कुछ ज़्यादा ये नौटंकी कर रहा है, कोई बात नहीं, चलिए आईने अकबरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि तो आईने अकबरी में क्या दिया गया, आईने अकबरी में जो उस समय रेवेन्यूज था, राजस्व का क्या व्यवस्था था, अकबर का कितना साम्राज्य कहाँ तक फैला था, ज्योग्राफी अकबर का, उसमें क्या कल्चर रहे, क्या ट्रेडिशन रहे लोगों का, इंडिया के लोगों का किस तरह से लोग रहते थे। आईने अकबरी में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत सारा लिखा गया, उसमें किस तरह के फसल होते थे, उसका पैदावार किस तरह से था, उनका क्या कीमत था, उस समय मजदूरी कैसा था, उस समय राजस्व कैसा था, सब कुछ आईने अकबरी की किताब में मिलता। कहीं ना कहीं इतिहास के लिए आईने अकबरी जो बुक है बहुत फेमस है, वॉल्यूम 3 ऑफ अकबरनामा, ठीक है। उसमें बहुत सारे इतिहास को हम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं अकबर पॉलिसी, अकबर का क्या नीति था उसको समझते हैं। तो देखिए अकबर का जो भी नीति है, प्रशासन के बारे में जो भी चीज़ें हैं, हमें कहाँ से पता चलेगा, अबुल फजल की किताब अकबरनामा से। किसके, अकबरनामा के कौन से पार्ट से, तो जिसमें है आईने अकबरी, क्योंकि आईने अकबरी में है ना, क्योंकि अकबरनामा का पहला पार्ट तो अकबर के पूर्वज के बारे में है, अकबरनामा का दूसरा पार्ट अकबर के घटनाओं के बारे में, लेकिन अकबर के नीतियों के बारे में किस में है, तो अकबर के अकबरनामा का तीसरा पार्ट आईने अकबरी में। ये कह रहा है कि अबुल फजल ने बताया कि जो अकबर का जो साम्राज्य था वो बटा हुआ था सूबा में, किसमें, सूबा में, ठीक है। मतलब हर एक प्रांत को सूबा बोलते थे, सूबा। जैसे कि आज एक अगर हम पूरे एक मान लेते कि हम बिहार का एग्जाम्पल ले लें, तो बिहार को अगर हम लोग बांटें तो किस तरह से बांटेंगे, जिला में। समझ लीजिए कि वो भी क्या है, एक तरह से सूबा है, ठीक है। अभी मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। अब देखो हर एक सूबा का एक सूबेदार होता था, कि क्या, हर एक सूबा का एक मतलब कहने का प्रशासक था, वो कहलाता था सूबेदार। जैसे कि आज जिला का प्रशासक क्या कहलाता है, जिलाधिकारी। उस तरह से यहाँ पर सूबेदार है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। और हर एक प्रोविंस का एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसको बोलते थे दीवान। अब देखिए एक ऐसा ऑफिसर बनाया गया जो कहीं ना कहीं वित्तीय अधिकारी, फाइनेंस को देखेगा, ठीक है, क्या रेवेन्यूज हैं, सब कुछ को देखने वाला था, उसको दीवान। आज भी जिला के अंदर ऐसे होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए।
जिला के अंदर रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, तो उसमें क्या थे, दीवान, ठीक है। और वहाँ पर पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए प्रांतों में एक ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारे अलग अलग ऑफिसर थे, ध्यान रखिएगा। उन ऑफिसरों के बारे में हम पढ़ेंगे, चीज़ों को आगे समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि एक मिलिट्री पे मास्टर था, मीर ए बख्शी, मीर अ बख्शी। मीर ए बख्शी का काम था जो भी सैनिक थे उसके पेमेंट, उनका पेमेंट करना, यही इनका ही काम था। या कुछ ऐसे ऑफिसर का नाम लिखा गया है आईने एक बारी में, वहीं पे यहाँ पे चर्चा किया गया, हालांकि सबको चर्चा नहीं किया गया है एनसीईआरटी में। आगे हम देखें उसमें इस सब चीज़ों का चर्चा करेंगे, ठीक है। बट एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, बिकॉज कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली रहता है, ठीक है। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोनेज, सदर। देखिए सदर किसको बोल रहे थे, सदर बोल रहे थे ऐसे मिनिस्टर को, ऐसे मंत्री को जो धार्मिक और ध्यान क्या है कि धर्मात्म वाले काम, धर्मात्म मतलब कि चैरिटेबल वाले काम करते थे, वो हो गए सदर। वो क्या कहलाए, सदर। फौजदार किसको बोल रहे थे, जो था मिलिट्री कमांडर, ठीक है, फौजदार, सेना नायक। अब टाउन पुलिस को क्या बोल रहे थे, कोतवाल। आज भी देखते हैं कोतवाली थाना होता है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो वो कोतवाली थाना, तो उसका पुलिस को क्या बोल रहे थे, कोतवाल। क्या बोल रहे थे, कोतवाल, जो कि पुलिस ऑफिसर था सिटी का, टाउन का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये एक इंस्क्रिप्शन है, नूर जहां इन्फ्लुएंस इन द जहांगीर कोर्ट। कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में नूर जहां का क्या प्रभाव था उसको समझना। देखिए नूर जहां के बारे में समझना है कि जब 1611 में मेहरुन्निसा का शादी होता है जहांगीर से, तो उसको जो जहांगीर है उसको कौन टाइटल देता है, नूरजहां का। पहले नाम था मेहरुन्निसा, अब बन गई नूरजहां, ठीक है। नूरजहां हमेशा ध्यान रखें, ही सी रिमेन एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क। वो बहुत ही अपने राजा का, अपने पति, आप पति बोल लीजिए या तो बोल लीजिए कि मुगल राजा के खिलाफ, सॉरी मुगल राजा के सपोर्ट में हमेशा रहती थी, हमेशा उसे हमेशा उसके लिए वफादार रहे, ठीक है। हालांकि नूरजहां ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया जहांगीर को उसके प्रशासन संबंधी कामों में, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, इसलिए ये चीज़ें लिखा गया है। As a mark of honor, Jahangir struck silver coin bearing his own titles on one side and other the inscription stuck in the name of Queen Begum। अब देखिए, अब इतना ज़्यादा सपोर्ट करेगी कोई भी एक वाइफ है, तो उस वाइफ के सम्मान में, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, और उसमें एक तरफ अपना उपलब्धियों को लिखवाया, एक तरफ उसने क्या लिखवाया, क्वीन बेगम नूरजहां, क्या लिखवाया, रानी बेगम नूरजहां, इस तरह से नाम लिखवाया हर एक सिक्कों में, चांदी के सिक्कों पे, ठीक है। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर ऑफ फरमान। देखिए ये देख पा रहे होंगे, ये नूरजहां के द्वारा फरमान जारी किया गया था, तो ये वहीं से चीज़ लिखा गया। और क्या इसमें लिखा गया मैं बताता हूँ आपको, हालांकि उर्दू में है लेकिन उसका ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पे। स्क्वायर सील स्टेट, देखिए जो स्क्वायर में लिखा गया, इसमें क्या लिखा गया है, कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मैजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। मतलब क्या हुआ भैया, उदात और महान महारानी, क्या बोला, उदात मतलब बहुत ही उदार चरित्र की है और बहुत ही महान महारानी है नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश, ये लिखा गया, ठीक है। ये है। अब देखिए राउंड सील जो है, ये जो गोल वाला में क्या लिखा गया है, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर, जहांगीर के प्रताप से, शाह जहांगीर के प्रताप से, सन मतलब यहाँ पे सन का मतलब है प्रताप, मतलब बहुत ज़्यादा ये प्रतापित है, ठीक है। सी बिकम ब्रिलियंट एज मून, मतलब कह रहा है कि जो नूरजहां है वो जहांगीर के प्रताप से चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन चुकी है। हम मैं नूरजहां पादशाह विद द लेडी ऑफ एज, हम आशा करते हैं, हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, ठीक है। ये देख सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा नूरजहां का रिस्पेक्ट था दरबार में, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके देखिए कुछ ऐसे डोगमा मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर एज ऑथोरिटेटिव विथ एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलो विदाउट क्वेश्चन। देखिए डोगमा मतलब होता है एक तरह से हिंदी में मैं इसको लिखूं तो बहुत मनतांधता, मत का अंधा, मतलब ऐसी कोई व्याख्या या ऐसा कोई कथन अगर
वो बोल दिया गया है, वो अगर घोषणा कर दिया गया हो तो लोग उस पर सीधे विश्वास करते हैं, स्वीकार करते हैं विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। ये सब ज़्यादातर चीज़ें धर्म में होता है। अगर कोई धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें बोल दिया गया तो सब लोग उस चीज़ को मानते भी हैं, चाहे भला कि वो कोई कुछ भी हो। मतलब एक तरह से कट्टरता की बात कर रहे हैं, ठीक है। नीचे है बाइगोट। बाइगोट मतलब ऐसा आदमी जो अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कि अपने धर्म के बिलीफ के प्रति, कल्चर के प्रति बहुत ज़्यादा असहिष्णु हो, मतलब कहने कि उसको तुम उससे कभी हटेगा नहीं, ठीक है। वो हो गया बाइगोट, जिसको बोलते हैं कट्टरता, ठीक है। आगे चलते हैं। अकबर नोबेल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। जो भी अकबर के नोबेल्स रहे हैं, जो भी कुलीन वर्ग रहे हैं अकबर के समय, तो अभिजात वर्ग किसको बोला गया? जो अकबर के शासनकाल में जो अमीर अमीर लोग थे ना, वो उनका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था, तो उनको बोला गया अभिजात वर्ग। तो बोला गया जो जो अभिजात वर्ग थे वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी आता था, बिकॉज उनको बहुत बड़े एरियाज के अंदर सारे राजस्व वसूलने का काम था, ठीक है। और वो अपने अकॉर्डिंग खर्च भी करते थे। तो बोला कि जब तक वे लॉयल रहे एम्पायर के प्रति, राजा के प्रति जब तक वो एक वफादार रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छे से कंडीशन चल रहा था। बट क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के अंत में ये क्या होता है कि बहुत सारे जो नोबेल हैं उसने अपना एक स्वतंत्र नेटवर्क बना लिया। स्वतंत्र नेटवर्क मतलब कहने वाला कि एक अपना मुगल से थोड़ा थोड़ा साइड होके एक अपना बॉडी बना लिया, एक तरह से इंडिपेंडेंट एक तरह से नेटवर्क बना लिया था, ठीक है। देयर लॉयल्टी टू द एम्पायर वेयर वीकेंड। अब देखिए जो वो भी अब अपना स्वतंत्र बना लिया भैया, तो अपना फ़ायदा सोचेगा। अब अपना फ़ायदा जब भी सोचेगा तो कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य से उसको कहीं ना कहीं एक तरह से वफादारी को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए मुगल साम्राज्य के प्रति जो वफादारी था वो ख़त्म हो गया था अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के कारण, और वही आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। कह रहा कि अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी, जब अकबर फतेहपुर सिकरी में था 1570 के टाइम में, तो उसने डिस्कशन किया सारे धर्म के लोगों के साथ, जैसे उलमा हो गए मुस्लिम धर्म में, ब्राह्मण हिंदू धर्म में, जेसस प्रिस्ट हो गए ईसाई धर्म के, रोमन कैथोलिक हो गए, ठीक है, और जोरास्ट्रियन हो गए जो कि, ठीक है, ध्यान रखिए। इन सारे धर्मों के साथ, इन सारे धर्मों के जो मेन लोग थे, अनुयायी थे, उनके साथ मामला चर्चा शुरू किया, स्टार्ट किया, ठीक है। और ये सारे चर्चाएँ कहाँ होती थी? इबादत खाना में। बहुत महत्व, ये सारे चर्चाएं कहाँ होती थी? इबादत खाना में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ अलग कलर से, इबादत खाना में। अब देखो इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट। अब देखो अकबर का रुचि था, इसका अपना रुचि था कि लोगों के धार्मिक रीति में और लोगों का क्या रीति रिवाज है, मतलब व्यक्तिगत धर्म में, हर एक धर्म पर इसका एक ओपिनियन था, ये जानना चाहता, ठीक है। अकबर ने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, इस तरह से उसने रियलाइज किया कि रिलीजियस स्कॉलर, ऐसे धार्मिक विद्वान जो डोगमा को अपनाते हैं वो हमेशा कट्टर। डोगमा मतलब क्या हुआ, मतलब जो अगर धार्मिक विद्वान जो बोल दिया वही सत्य है, तो वो हमेशा क्या होते हैं? कट्टर होते हैं, बाइगोट होते हैं। देयर टीचिंग क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मोनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट। बोला कि अगर वो उस तरह के आदमी अगर लोगों के बीच में ज्ञान देंगे तो कहीं ना कहीं वो धर्मों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लोगों के बीच में विभाजन क्रिएट करेगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा जो हो रहा है आज यही कंडीशन है, तो वही ये पहले भी इन चीज़ों को ये भाप लिया था, ठीक है। दिस इवेंचुअली, आगे करेंगे हम लोग, ओके, लेड टू अकबर आइडिया ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल पीस। अब इस तरह से देखा कि इसका क्या आइडिया हो सकता है, इस चीज़ से बचने का क्या कंडीशन हो सकता है। तो अकबर ने एक चीज़ को ध्यान रखा, आइडिया उसके बीच दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ, सुलह ए कुल का। सुलह ए कुल मतलब कि सर्वत्र शांति, हर जगह शांति हो। चीज इसमें क्या काम था? दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस, ये एक सहिष्णुता का एक कहने का मतलब विचार है। इसमें लोगों के बीच में हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस हम लोग किस चीज़ पे फोकस करेंगे हम लोग ईमानदारी पर, न्याय पर और शांति पर। मतलब बोला कि धर्म कोई चीज़ नहीं होना चाहिए लोगों के बीच में ये सारे ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस होना चाहिए, ठीक है। ये सारे चीज़ें के बारे में कहने का मतलब है कि अकबर ने बताया, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब जो ये ऑनेस्टी है, जस्टिस है, पीस है, ये पूरे तरह से सर्वत्र लागू की जा सकती थी, इसमें कोई बड़ा बात नहीं था, ठीक है। ये अगर ऑनेस्टी की बात करें, जस्टिस की बात करें, पीस की बात करें, तो ये सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज
दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। अबुल फजल ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अकबर की मदद भी की, इसको अपने मतलब शासन के दृष्टि से बनाने में, ठीक है। तो जो भी अकबर के टाइम में शासन हो रहा था तो उसमें सुलह कुल को लागू किया जाए, इस कंडीशन को। और हालांकि इस सिद्धांत को जहांगीर ने भी और आगे जाके शाहजहां ने भी अपनाया, ठीक है, देख सकते हैं। ये देखिएगा जहांगीर जो है अकबर का बेटा, उसने अपने फादर का पॉलिसी सुलह कुल के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में समझिएगा, ठीक है। एज इन वाइड एक्सपेंस ऑफ डिवाइन कंपेशन देयर इज अ रूम फॉर ऑल क्लासेज एंड फॉलोवर ऑफ ऑल क्रीड्स। कह रहा भैया कि एक ईश्वर की अनुकंपा से ये जो बहुत बड़े जो ध्यान जो बहुत बड़े एरियाज में सभी वर्ग के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं, उनके लिए सुलह कुल एक जगह है, ठीक है। इन हिज इम्पेरियल डोमिनियन which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professor of opposite religious and for belief good and bad and the road to intolerance was closed। क्या कह दिया, बोला कि इन हिज इम्पेरियल डोमिनियन, बोला कि विशाल साम्राज्य में, जो अकबर के साम्राज्य के बारे में बता रहा कि जो चारों तरफ केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, मतलब कि जो अकबर का साम्राज्य है समुद्र तक फैला हुआ, इतने बड़े साम्राज्य में भी ये जो सुलह कुल एक ऐसा कमरा है जहाँ पे विरोध धर्म, अलग अलग धर्म के, विरोधी धर्म के लोग, बुरे विचार, अच्छे बुरे विचार के लोग एक जगह आके चीज़ों को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर असहिष्णुता का मार्ग बंद है, ये बताया, ठीक है। बोला सिया और सुन्नी, जो मुस्लिम धर्म के अंदर दो समुदाय थे, उसके बारे में बोला कि सिया और सुन्नी एक मस्जिद में रह रहे हैं, क्रिश्चियन और ज्यू एक चर्च में रह रहे हैं, ठीक है। ये बताया ही कॉन्सिस्टेंटली फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। बोला कि उसने इस ध्यान किया, इस तरीके, इस सिद्धांत का पालन हमेशा किया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसका सुसंगत रूप से पालन किया। यूनिवर्सल पीस सुलह कुल का, ठीक है। तो सुलह कुल के बारे में आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। अकबर ने, ध्यान रखिएगा इधर जो चीज़ लिखा गया है, अकबर ने बहुत सारे संस्कृत, जैसे संस्कृत वाले चीज़ों को पर्शियन भाषा में अनुवाद करवाने के लिए, फारसी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को रखा। इसके लिए एक ट्रांसलेशन ब्यूरो रखा, उसका नाम था मकताब खाना, जहाँ पे हिंदी या संस्कृत के बहुत सारे, हिंदी नॉट संस्कृत के बहुत सारे किताबों का वहाँ पे ट्रांसलेशन हुआ, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, लीलावती हो गया, योग वशिष्ठ हो गया, ये सारे चीज़ों को मतलब पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए कह रहा कि रजमाननामा क्या है, तो रजमनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत का फारसी में जो ट्रांसलेशन किया गया उसको क्या बोला गया, रमजान नामा, ठीक है, रजमान नामा, ठीक है, जिसमें बहुत ही लैविश इलस्ट्रेशन ऑफ इवेंट ऑफ जो महाभारत के जो भी घटनाएं हैं उसको बहुत अच्छे तरह से उसमें चित्रांकन किया गया है। आगे चलते हैं। मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। कह रहा कि मुगल एम्पायर 17वीं सेंचुरी के बाद क्या हालत रहा, क्या उसके बाद था। हालांकि इसके बाद मुगल एम्पायर का एक डिक्लाइन का दौर हो जाता है, मुगल एम्पायर एक तरह से पूरा डिक्लाइन कर जाती है, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। जो मुगल का प्रशासनिक रूप से सैनिक कुशलता था, उससे क्या हुआ कि मुगल बहुत ही आर्थिक रूप से और वाणिज्यिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ, ठीक है। जितने भी उसमें विदेशी यात्री आए उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया फेबल लैंड ऑफ वेल्थ, एक तरह से बहुत ही धनी देश, ठीक है। बट दिस सेम विजिटर वर आल्सो अपील्ड एट अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद ग्रेटेस्ट अपुलुएंस। बल्कि यही यात्री, ध्यान रखिएगा कि बाद में बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीबी आ गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा द इनइक्वलिटी वर, ध्यान रखिएगा द इनइक्वलिटी वर ग्लेरिंग document from the 20th year of Shahjahan reign from inform us that highest ranking mansabdar were only 445 in the number out of 8000। कह रहा है भैया कि शाहजहां के शासनकाल के 20 साल बाद एक डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उससे पता चलता है कि जो 8000 मनसबदार थे दरबार में, अब कितना बचे, 445 बचे।
तो मनसबदारों की संख्या में इतनी भारी गिरावट आई और ये 445 का 5.6%, मतलब कि मात्र 20 ऐसे मनसबदार थे जो पूरी राजस्व का 61% इनके पास आता था। पूरे राजस्व का पूरा रेवेन्यू यही कलेक्ट कर रहे हैं ये 20, और बाकी सब ऐसे ही 40% में हैं। और वो भी 61.5% जो रेवेन्यू आ रहा है इनका, वो एज ए सैलरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई मुगल के हाथ में क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं कि कितना गरीबी का हालात यहाँ पे होते जा रहा है धीमा धीमा। ठीक है, शाहजहाँ के 20 साल के बाद वाला ये पीरियड है। आगे चलते हैं। ये सारा सेम चीज़ें लिखा था। मुगल इम्पेयर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील ऑन देयर इनकम ऑन सैलरी एंड गुड। ये जो जितने भी मुगल सम्राट हुए, मनसबदार हुए, उसने बहुत ज़्यादा जितना भी उन लोग कमाते थे वो सारा पैसा खर्चा करते थे वस्तुओं पर, जो भी वस्तु खरीदना होता था। अब वो वस्तु जो भी वस्तु खरीदते थे तो उससे फ़ायदा किसको होगा, जो उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिजन शिल्पकार हो गए, पीजेंट्री किसान हो गए, ठीक है, जो उन वस्तुओं का सप्लाई करते थे। ठीक है, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन जो राजस्व का जो भार, ध्यान रखिएगा, जो राजस्व का जो कहने का जो कलेक्शन था, ठीक है, जो राजस्व का जो कहने राजस्व का जो कलेक्शन था वो बहुत ही कम था। ठीक है, बहुत ही कम था। कैसे कम था कि भाई देखिएगा, इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर द पीसेंट एंड द आर्टिजन। क्या कह रहा है कि जो भी प्राथमिक उत्पादक रहे, किसान और शिल्पकार के पास निवेश के लिए पैसा बचा ही नहीं। ठीक है, उनके पास निवेश के लिए पैसा नहीं बचा, उनके पास बहुत ही पैसा कम था। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब उनसे उनसे ज़्यादा मतलब कहने राजस्व का भार लिया जाता, बहुत ज़्यादा उनसे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। अब रेवेन्यू ज़्यादा उनसे पैसा लिया जा रहा है, उनके पास इनकम होगा नहीं, तो वो सही से कुछ भी उपजा नहीं पाएंगे, नए नए सामान को नहीं बना पाएंगे। अब उनके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना खेतों में लगाने के लिए, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, और जो गरीब थे उनका तो भाई खाने पेट भी भर पाना मुश्किल था। ठीक है, आगे चलेंगे। टूल्स एंड सप्लाई, ये सारी चीज़ें हैं। तो जब उनके पास पेट भर पाना मुश्किल है तो वो कहीं ना कहीं हार्डली उनके पास कोई भी टूल्स एंड सप्लाई खरीद पाएंगे कि अपने किस तरह से अपने खेती को बढ़ा पाएँ। तो ये सारे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा ही नहीं। और जो भी अमीर पीजेंट्री थे और कुछ ऐसे शिल्पकार थे जो जिनके पास बहुत पैसा था, और उसमें जो भी व्यापारी रहे और बैंकर रहे, वो उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा में थे, और इस अर्थव्यवस्था में उसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया भी। ठीक है, वो कर्जा देते थे किसानों को, फिर किसान कर्जा नहीं वापस किया, उनको ज़मीन को ले लेते थे। इस तरह से कंडीशन आगे भी हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम भी इस तरह कंडीशन रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century. इतना ज़्यादा जो एक कुलीनबर्ग के हाथ में, जो भी उसमें इलाइट रहे, जो भी कुलीनबर्ग के हाथ में इतना ज़्यादा पैसा आ गया, उनके पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए कि कहीं ना कहीं 17वीं शताब्दी के अंत में देखते हैं कि जितने भी कुलीनबर्ग रहे हैं वो सारे इतने पावरफुल हो गए ना, कि जैसे ही देखते थे कि एक मुगल सत्ता कमज़ोर हुआ तो अपने आप को क्या करते थे, स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। और नया नया वंश भी उन्होंने बनाया, जैसे कि हैदराबाद में हैदराबाद राज्य की स्थापना, अवध की स्थापना, ठीक है, बंगाल की स्थापना। तो ये सब कहीं ना कहीं मुगलों से ही टूट के बना है। ठीक है, ठीक है, हालांकि वो अपने आप को जो मालिक के रूप में मुगल सम्राट को मानते थे कि मुगल सम्राट हमारे मालिक हैं, बट फिर भी इन लोग एक तरह से स्वतंत्र हो चुके थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, लेकिन 18th सेंचुरी तक ये खुद में 18th सेंचुरी तक देखते हैं कि ये एक तरह से पूरे रूप से स्वतंत्र हो चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग चैप्टर 10 में देखेंगे, कैसे किस तरह से कौन कौन से मतलब कहने का मतलब कि अवध के बारे में, हैदराबाद के बारे में, बंगाल के बारे में, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। ये अब जो हमारा है किंग एंड क्वीन, ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित चैप्टर है, चीज़ों को समझेंगे। करके बहुत सारे उसमें कहने का मतलब कि राजा रानी रहे, बहुत सारे मोनार्क रहे 16वीं सेंचुरी के समय में, जो कहीं ना कहीं अकबर के समकालीन भी रहे हैं। उसमें ध्यान रखिए, एक ऑटोमन जो तुर्की में साम्राज्य था ऑटोमन, वहाँ के सुल्तान
सुल्तान सुलेमान था, उसका आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, उसके बारे में बोल रहा है कि उसके समय ऑटोमन जो राज्य था वो यूरोप तक फैल गया। उसने हंगरी को भी जीत लिया, उसने ऑस्ट्रिया को भी जीत लिया, उसके आर्मी ने बगदाद इराक को भी जीत लिया, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के हर एक पार्ट को जीत लिया, मोरक्को तक पहुंच गया, ठीक है। और सारे लोग ऑटोमन अथॉरिटी के सामने, कहने का मतलब कि अपने आप को एक तरह से स्वीकार किया, ठीक है। सुलेमान आल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ऑटोमन नेवी, सुलेमान ने ऑटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया, ठीक है। इट डोमिनेशन ओवर ईस्टर्न मेडिटेरियन सी, जब नौसेना का गठन हुआ तो उसने भूमध्य सागर में भी अपना आर्मी को भेजा, वहाँ पे स्पेन से हमेशा भिड़ा, ठीक है। अरब सागर में इन्होंने पोर्टुगीज को चैलेंज किया। अभी पोर्टुगीज भी आ चुके हैं इंडिया में 1498 के समय, ठीक है, तो पोर्टुगीज का टाइमिंग अभी चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस मोनार्क गिवन द टाइटल ऑफ अल कानूनी, इसलिए इस मोनार्क को, ये सुलेमान के बारे में कह रहा है, सुलेमान जो ऑटोमन साम्राज्य का एक राजा था, इसके बारे में कह रहा है कि ये सुल्तान है, इसको एक टाइटल दिया, क्या टाइटल दिया गया? द कानूनी, अल कानूनी मतलब द लॉ गिवर, जो कानून विधि निर्माता, अल कानूनी बोला गया मतलब विधि निर्माता। इस तरह से इसलिए दिया क्योंकि इसके समय बहुत सारे ऐसे नियम कानून बनाए गए, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए जो प्रशासन के कामों में हेल्प करते थे, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे कानून भी बनाए गए जो उसमें किसान रहे, उसमें जो भी बंधुआ मजदूर रहे, सबको बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह बहुत सारे कानून, जो बेकार किसान थे उनको कर टैक्स से बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए, इसलिए इसे कानून विधि निर्माता बोला गया, अल कानूनी बोला गया, ठीक है, यह समझ है, ठीक है। और डिक्लाइन इन द ऑटोमन डोमिनियन, द रेन ऑफ सुलेमान कानूनी वाज रिमेंबर एट द पीरियड ऑफ, अब देखिए जब कह रहा है कि जब कह रहा है कि जब सुलेमान का एक तरह से शासन खत्म हो गया, ऑटोमन एम्पायर का जब एक तरह से पतन हो गया, उसके बाद भी इस सुलेमान के जो टाइम पीरियड के जो शासनकाल है उसको एक आदर्श शासन के रूप में याद किया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर शासन चला था, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अकबर के बहुत सारे समकालीन रहे हैं जो आपके हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंग्लैंड की रानी क्वीन इलाजाबेथ प्रथम अकबर के समकालीन है। ईरान के शासक सफाविद, ये भी समकालीन है, शाहिद अब्बास। और रसिया के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल राजा कौन है भैया? उसका नाम है देखिए इवान द टेरिबल। देखिए रसिया का बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल राजा रहा है, इसका नाम था जार इवान चतुर्थ वेस्टलिच। नाम देखिए जार इवान चतुर्थ वेस्टलिच, बहुत ही एक तरह से विवादित राजा है, कुख्यात है, इसका नाम है इवान द टेरिबल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो भी क्वेश्चन है इसको आपको करने हैं, खुद से आपको करने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मिला दिया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है खुद से करिए और एकदम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एकदम आपको करना। देखिए मैं अगला चैप्टर जो मैं बताऊँगा एनसीईआरटी, इसमें चैप्टर नंबर 5 में, उसमें मैं एक क्वेश्चन बताऊँगा, तो उससे से देखिएगा इस बार बीपीएससी में सवाल आया था, ठीक है, बीपीएससी में इस बार सवाल आया था एकदम हिस्ट्री का। अब बहुत सारे बुक में देखिए जल्दी मिलेगा ही नहीं, और वो एनसीईआरटी से था, तो इसलिए हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड हैं सबको देख लिया, किसका क्या क्या किसको क्या बोलते हैं, जितने भी कीवर्ड है मैंने यहाँ बताया सबको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन को खुद से अपने कॉपी पे करिएगा। उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, हम चैप्टर नंबर 5 में। चलिए धन्यवाद।